वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी डेट है 21 मार्च। देखते ही देखते मार्च का महीना भी एंड पे आने वाला है और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे ये सारे के सारे करंट अफेयर्स यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ, एआरओ इन सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाले, इवन एमपीपीएससी में भी। बाकी आप चाहें तो ये वाला पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाले पेड ग्रुप में आपको जितने भी ये फाइल्स होती हैं, पीडीएफ फाइल्स, वो अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ आप में से जो भी स्टूडेंट अपने आप ऐसे ही नोट बनाना चाहता है अपने, तो वो वीडियो से देख करके नोट्स बना सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो है परचेज करनी है, पर यस आप इसको परचेज करके आपका नोट्स बनाना आसान हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सारी अपडेट्स में और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए भी। तो ये है हमारे 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स: सिक्योरिटी प्रिंटिंग, फार्मर्स का प्रोटेस्ट, बॉन्ड्स, इंडिया और यूएई, और फिर आर्कटिक हीट वेव्स। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है एसएमपी एसपीएम सीआईएल, जो कि एक मिनी रत्ना, एक हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। और अभी एसपीएमसीआईएल का फाउंडेशन डे था 15 फरवरी को, और उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पे प्रिसाइड करती है। तो थोड़ा सा हम लोग इनके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, पहले तो ये देखो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट में एक कंपनी आती है प्रिंटिंग और मिंटिंग के ऊपर। 13 जनवरी 2006 में बनी थी, जो कि भारत में सारी प्रिंटिंग और मिंटिंग की जो एक्टिविटी होती है, मुद्रण करना, ढलाई करना, उसकी काम करती है। जितना भी करेंसी बनाना है, पेपर, स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, स्टेशनरी, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, वीजा, चेक, बॉन्ड, वारंटी, स्पेशल सर्टिफिकेट, गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन्स, प्रीशियस मेटल, सब कुछ ये काम यहाँ पे देखती है प्रिंटिंग और मिंटिंग का। ये कॉर्पोरेशन जो है ये बनाई गई थी और अभी इसकी प्रॉपर टोटल 9 यूनिट्स है। 4 मिंट यूनिट है, 4 प्रेस है और एक खुद की पेपर मिल है। ठीक है भाई। अभी रिसेंटली एक कलर सोवेनियर कॉइन भी लॉन्च किए गए थे राइनोसिरोस के ऊपर, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर बनाए। और बुद्ध की एनलाइटनमेंट पर भी बनाए गए। रामलला और अयोध्या राम मंदिर पे भी जो है कलर्ड सोवेनियर यहाँ पर जो है वो बनाया गया सिक्का, तो वो सब इन्होंने यहाँ पर बनाया है। तो ये सब याद रखिएगा। इन्होंने जो है ई पासपोर्ट का सिस्टम भी लॉन्च करा है, पासपोर्ट ई सिस्टम में मतलब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का सिस्टम लॉन्च करा है। साथ ही साथ इनको बहुत बार सरकार की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे डिग्नेटरीज के रूप में एप्रिसिएशन भी मिला है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये एक छोटा सा आर्टिकल था। वही हम बात करें तो हमने सुना है बहुत जगह महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। तो ये सब क्या होता है, ये कंपनीज का क्या क्राइटेरिया होता है? तो देखो भाई, ये सारी जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। जैसे महारत्ना का स्टेटस है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये जो है महारत्ना अगर बनना है तो पहले आपको नवरत्ना बनना पड़ेगा। और आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए हो, पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपकी 3 सालों में, पिछले 3 सालों में मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, जिसमें आपका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। और आपकी नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद, आपका टैक्स निकालने के बाद आपका नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी कंपनी को महारत्ना स्टेटस दे सकते हो, अगर वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ठीक है। और उससे नीचे होता है नवरत्ना और सबसे नीचे होता है मिनी रत्ना। नवरत्ना वो होता है जिसको पहले मिनी रत्ना का स्टेटस मिल चुका होता है, जो कि हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की लिस्ट में एक्सेलेंट या वेरी गुड हो चुका होता है।
और स्कोर जो है, जो भी लिस्टेड क्राइटेरियाज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया हम सारे नहीं पढ़ सकते, उन लिस्टेड क्राइटेरिया में 60 से अबव उनका स्कोर होना चाहिए। और मिनी रत्ना तब मिलता है जब वो प्रॉफिट कमा रही हो 3 साल में, कॉन्टिन्यूअसली प्रॉफिट हो, और नेटवर्थ उनकी पॉजिटिव। दैट्स इट। इस हिसाब से जो है यहाँ पर रैंकिंग्स वगैरह दी जाती हैं। तो ये रैंकिंग्स भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि किस टाइप की रैंकिंग्स यहाँ पे रहती है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस कंप्लीट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। छोटा सा टॉपिक है, बट ये हम लोगों को इसके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। फार्मर्स प्रोटेस्ट आप सभी लोग जानते हैं, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली के फिर उस पूरे रीजन में फिर से मार्च हो रहा है। 2024 में शुरू हो गया। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पंजाब के 250 किसान की यूनियंस, जो कि किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक दिल्ली चलो का नारा दिया था दिसंबर 2023 में, जिसमें ये बोल रहे थे कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको जहाँ यहाँ पर वादे किए हैं उन्होंने, वो यहाँ पर उनको पूरे करने हैं। तो अभी मार्च 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कई ट्रॉलीज, बैरिकेड्स और सबको इम्प्रूव मूव किया गया है प्रोटेस्टर्स द्वारा, जिनको अभी लीड करने वाले व्यक्ति का नाम है जगजीत सिंह बेल्लेवाल। ठीक है भाई, ये पूरा जो है लीड कर रही हैं पंजाब के भारतीय किसान यूनियन के, सिद्धूपुर फार्म फार्म यूनियन के, और भी लोग हैं। ठीक है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भी है, संयुक्त किसान मोर्चा है, 500 से ज्यादा फार्मर यूनियन काम करती है इसके अंदर। ठीक है, तो फार्म लॉस के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो अब यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें फार्मर्स की डिमांड क्या है? भाई सबसे पहली डिमांड है कि जो एम एस स्वामीनाथन कमीशन है, एम एस स्वामीनाथन पता ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, जिनको अभी अभी भारत रत्न भी दिया गया है पोस्टहुमसली मरणोपरांत। तो एम एस स्वामीनाथन जो है, उन्होंने जो यहाँ पर एमएसपी डिसाइड किया है 12 पॉइंट के ऊपर, वो यहाँ पर अकॉर्डिंग उसको दे, और डेट वेवर दिया जाए। हमारे किसानों और श्रमिकों के पूर्ण तरीके से ऋण की माफी होनी चाहिए। और भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन जो एक्ट 2013 को, वो लागू करो। और लखीमपुर खेरी के जितने भी अपराधी हैं उनको सजा दो। और डब्ल्यूटीओ से इंडिया यहाँ पे विदड्रॉ कर ले। और एमजी नरेगा के हिसाब से इनकी जो मतलब जो वो है ना, डेली वेजेस होते हैं, वो इंक्रीज कर दिए जाए। तो ये स्टेप्स उन्होंने लेने के लिए बोले हैं कि हमको ये स्टेप्स यहाँ पे लिए जाएं, जिससे हमें फायदा हो। तो ये है रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, फार्मर्स का। वही अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, तो गवर्नमेंट के भी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर और कॉमर्स के मिनिस्ट्री के हैं, उनको यहाँ पर खूब ईमेल वगैरह मिले हैं। और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, और कई लोगों ने यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करी है। जो आप देख सकते हो मीटिंग्स, यहाँ पर डेट वगैरह कोई नहीं पूछ रहा आपसे। डिमांड्स आपको पता होनी चाहिए। तो अब यही है, इसके लिए आगे पाथ फॉरवर्ड क्या है? पहले तो भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट को एक्सपैंड किया जाए, लार्ज स्केल लॉजिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, रोड्स सब सही किए जाए, और कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज कर दो, वैध बना दो। ठीक है, ताकि एक प्रॉपरली कंजम्पशन, डिमांड वगैरह सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रहे। तो एक ये प्रॉपर लेके आने की जरूरत है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करो सरकार जो है। और वेजेस कंडीशन जो वही है ना, एमजी नरेगा, भाई ये कह रहे हैं कि भाई 700 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए, और 200 घंटे के काम, 200 दिनों का काम होना चाहिए। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार पे इससे बहुत ज्यादा बर्डन भी पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज है एक, ये वाला चीज थोड़ी सी देखिएगा। तो ये है भाई यहाँ पर पॉइंट्स, ये मैंने आपको पहले भी कई बार डिस्कस किए हुए हैं, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, याद रखिए, रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये थे हमारा सेकंड आर्टिकल। ऐसे ही बॉन्ड्स अनबाउंड के ऊपर है, क्योंकि अभी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्या यहाँ पे किया है। एनोनिमस पॉलिटिकल पार्टी चंदा देती है, डोनेशन देती है किसी भी पार्टी को, और उसके बाद एनोनिमस नाम रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, नाम बताया नहीं जाता है, जिससे हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, हमारा आर्टिकल 19 में, संविधान में। तो सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एसबीआई को चेतावनी दी थी कि आपको यहाँ पर अपने बॉन्ड्स के ऊपर जानकारी देनी है। अब ये पूरे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है? सुप्रीम कोर्ट अनएनिमस डिसीजन, सर्वसम्मत निर्णय, 5 जजेस की बेंच बैठ करके यहाँ पर इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स की जो स्कीम है, ये चंदा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है। भाई ये गलत है, और
सीजेआई जो हमारे डी वाई चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने इसके ऊपर वर्डिक्ट लेते हुए यहाँ पे बोला है कि भाई दिशा यही रहेगी, इसी को आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा, और सहमति वाली राय हमने यहाँ पर लिखी है। वहां पे एक संजीव खन्ना है, उन्होंने भी इसके ऊपर अग्री करते हुए सहमति आधारित राय यहाँ पे लिखी है, और उन्होंने से ये बोला है कि भले ही वह इस निर्णय के नतीजे से सहमत थे, परंतु उनके पास एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अलग अलग कारण और अलग अलग कानूनी व्याख्याएं थी। सबके पास अलग अलग थी, 5 लोग हैं, पांचों के पास अलग अलग बातें थी। तो इस प्रकार से उन लोगों ने अपना एक अलग से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बात कही है, जो कि मेरे हिसाब से एक मच नीडेड कॉन्वर्सेशन थी आज के समय की। वही चीज है यहाँ पर, वो चीज करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह लो कि सरकार को डंडा दे रखा है कि ये करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इवन इनकम टैक्स 1961 में भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जो बात लिखी है उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो वो भी यहाँ पर अब जो है वो क्या होना चाहिए, एंड में चला जाना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने आरपीए जो एक्ट है 1951 उसमें भी चेंजेस करके बोले। तो भाई बेसिक बात ये कि अगर हम पूरे इसकी बात देखें तो उसमें हमको यही नजर में आ रहा है कि पूरे इस पूरे में एनोनिमस नाम रखना, इस तरीके की चीजें करना, ये सब बहुत गलत है। हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होता है, हमारा आर्टिकल 19 वाला, वो छीना जा रहा है, क्योंकि हम ये पता भी नहीं लगा सकते कि किसने यहाँ पर कौन सी जो है वो दी है, बात कही है। हमें भी नहीं पता ये चीज है ना, हमें भी हम भी ये सब नहीं बता सकते। मतलब हम जान नहीं सकते इस चीज को, ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने का ये एक अंकुश लगाने का अनुपातिक रूप से उचित नहीं है। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ब्लैक मनी को अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो तो ये जस्टिफाई नहीं करता हमारे फंडामेंटल राइट को। और डोनर की प्रिवेसी यहाँ पे रखी जा रही है, दाता जो है उसकी प्रिवेसी रखी जा रही है। कंट्रीब्यूशन हमें हमें हक होना चाहिए जानने का कि भाई क्या है किस तरीके से, पर हमें नहीं बताया जा रहा वो चीज के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है चीज है, आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, चेंजेस काफी सारे इसके अंदर किए गए हैं, और वही है मेन, आपको जो चेंजेस वगैरह आपको काफी सारे पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर। तो ये अभी है, अभी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम को एसबीआई ने कोई ऑर्डर दिया गया कि भाई आप कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू नहीं करे जाएगा, और जो भी इलेक्शन कमीशन के साथ ही इंफॉर्मेशन है 13 मार्च तक शेयर करो आपस में। और शेयर करने के बाद फिर उसके बाद पब्लिक भी करो उसको, और हमें जानकारी मिलनी चाहिए कहाँ पे क्या किस तरीके से चल रहा है। तो ये वैलिडिटी पीरियड 15 दिन का, और ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस वही चीज है। और अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूँ तो ये एक्ट जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर बात करता है, टैक्स लाइबिलिटी और ये सब चीजें। इसको कई बार अमेंड किया गया है ताकि कोई भी लूप होल्स हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आज भी देखने को मिल रहा है उसको हम ठीक कर सकें, जो कि सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो वो सब किए गए हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये भी एक्ट्स वगैरह इसी में ही परफॉर्म किए गए हैं, तो ये भी आपको छोटा सा पता होना चाहिए। आरपीए एक्ट भी जो है इलेक्शन से जुड़े हुए सारी चीजों के ऊपर बात करता है। आरपीए एक्ट को भी कई बार अमेंड किया गया है जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में लिखा होता है। और कोर्ट ने हमेशा ये डिसीजन दिया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो यूज है, आप जो आप पॉलिटिकल फंडिंग में यूज कर रहे हो, वो इस एक्ट में अगर लिखा है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सीधी सी बात है, अगर पॉलिटिकल लेवल पे फंडिंग हो रही है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी, बिकॉज जनता का पैसा है। और अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर इसको डोनेट किया है तो वो डोनेशन लोगों को आइडेंटिटी उसकी दिखनी चाहिए, एनोनिमस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर प्रमोट करे, ऑडिटिंग में हेल्प होता है। और स्टेट फंडिंग इलेक्शंस की भी यहाँ पर स्टॉप की जाए, और रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करके जितने भी लोप होल्स को स्टॉप करके, मैं तो कह रही हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम को ही बहुत ज्यादा लिमिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत है। समझे भाई? तो ये आप रीड कर सकते हो यहाँ पर। ये हैं अभी हाल फिलहाल के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अपन को पता होने चाहिए। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल देख लेते हैं, इंडिया और यूएई के बारे में। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अबू धाबी में मिले हैं।
इंडिया और यूएई के बीच में ये साइन किया गया है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, दोनों की दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ बायलैटरली इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों कंट्री 2000 से 2023 तक। यूएई की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करीब 20 से 21 बिलियन डॉलर रही है, जबकि मतलब इन्होंने एफडीआई के फॉर्म में भी काफी पैसा रखा है, मतलब 15 बिलियन तो एफडीआई के फॉर्म में ही रहा है। तो यूएई यहाँ पर कमिट कर रहा है इंडिया में 75 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके डिजिटल पेमेंट्स को, ये तो हो ही चुका है यूएई और इंडिया के बीच में। हमारा जो यूपीआई है वो वहां पे चलेगा यूएई में, और उनका आनी AANI वो इंडिया में यहाँ पर रन करेगा। तो इसमें क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो होंगे वो बहुत इजी हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारा रुपे है और वहां का जैवन है वो भी एक दूसरे के यहाँ पर इंटरलिंक कर दिए जाएंगे, ताकि इजीली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो क्रेडिट डेबिट यूएई पेमेंट्स वगैरह में इजीली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सके। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया गया है। फिर एनर्जी कोऑपरेशन में भी साइन किया गया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स की सिग्नल में, एनर्जी सिक्योरिटी में, एनर्जी की पार्टनरशिप एलपीजी, ठीक है, इस सब चीजों में, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर इंडिया का एनर्जी रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए ये भी साइन वहां पे कर दिया गया है। कल्चरली भी खूब यहाँ पर है। और साथ ही साथ इंडिया के बहुत से लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा की मैं बात करूँ तो इंडिया के डायस्पोरा में इंडिया के बहुत लोग हैं विच आर हु आर रिसाइडिंग इन यूएई। यूएई में भी मैक्सिमम, दुबई में आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम पीपल, क्योंकि ये डेटा जो आया है वो यही बताता है कि मैक्सिमम पीपल आर रिसाइडिंग, इंडिया के मैक्सिमम पीपल जो है वो कनाडा में नहीं, वो कहाँ रह रहे हैं, वो रह रहे हैं यूएई में। इंडिया यूएई के रिलेशन 1972 से शुरू हो चुके हैं, और उसके बाद से रिलेशन अब जाके इम्प्रूव हुए, अब मतलब पिछले 5-6 सालों से। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं, फिर वहां के 2017 में यहाँ आते हैं, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। उसके बाद से रिलेशन काफी इम्प्रूव हो गए हैं। ठीक है, तो बायलैटरल ट्रीटी साइन होती है उनके साथ, कल्चरल रिलेशन भी बहुत है। इंडिया ने जो है आबू धाबी के बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए थे। ठीक है, यूएई का हाईएस्ट ऑनर हमारे प्रधानमंत्री को मिल चुका है। इंडिया का सिनेमा, टीवी, रेडियो चैनल वहां पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। हिंदी, मलयालम, तमिल फिल्म्स वहां पे बहुत इजीली वह चलती हैं ये चीजें। और इंडिया का जो योगा डे है ना, वो योगा डे में भी जो पूरी एमिरेट्स की कम्युनिटी है यूएई की, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, बाकी देखो ये तो मैंने बता ही दिया कि मेरे फाइनेंशियली फिनटेक के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। रुपे कार्ड हो गया, पेटीएम और वहां का आनी हो गया, ठीक है, ये सब पे हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही है कि अभी बहुत सारे बैरियर्स भी आते हैं, जैसे कि ट्रेड के ऊपर। ट्रेड में आज भी हमारे जो है बैरियर्स हैं। दूसरा, चाइनीज इन्फ्लुएंस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है यूएई में। चेक बुक डिप्लोमेसी, क्योंकि चाइना जो है वहां पे लो इंटरेस्ट पे पूरा लोन्स देता है। लो इंटरेस्ट पे लोन देगा तो भाई वही है कि इंडिया के जो इतने फेवर्स रहते हैं वहां पर वो थोड़े ओवरशैडो होने लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये है आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लास्ट आर्टिकल है आर्कटिक हीट वेव्स के ऊपर, क्योंकि आर्कटिक ओशन में लू की थपेड़े कह लो, हीट वेव्स कह लो, खूब ज्यादा बढ़ती जा रही है आर्कटिक ओशन में 2007 से लेकर के। वहां का टेम्परेचर जो है वो 2.2 डिग्री, जबकि माइनस में जाता था वो टेम्परेचर। तो ये आप देख सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्टडी के अंदर ये बताया गया है कि भाई वहां पर जो हीट वेव्स है उसकी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी, एरिया सब कुछ बढ़ता जा रहा है, 4 गुना ज्यादा जो है आज के टाइम पे बढ़ चुका है। 1979 से लेके अभी तक 4 गुना वहां पे हीट वेव जो है वो देखने को मिल रही है। वहां का जो आइस कवर है वो धीरे धीरे सोलर रेडिएशन से रिफ्लेक्ट होकर पिघलता जा रहा है, आइस थिनर होती जा रही है। थिनर आइस होती जाएगी तो वो जल्दी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, और मेल्ट जल्दी होगी तो सोलर रेडिएशन उस पर रीच कर सकती हैं, और फिर वाटर को वार्म कर देंगी वो रीच करके वहां पर। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन कहा जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस रीजन की वजह से ये मरीन हीट वेव्स वहां पे देखने को मिल रही है आर्कटिक में। छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जानना। हाँ भैया, अगला आर्टिकल, तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हाई चांसेस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम। तो अभी इसको काफी चेंजेस किए गए हैं, अभी करंट की न्यूज है बिल्कुल। प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम कहते हैं, जिसके अंदर 300 यूनिट जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी हर महीने। ठीक है,
और हर घर में 40 गीगावाट के रूफटॉप सोलर यहाँ पे 2022 तक टारगेट था, लेकिन वो ये कि हो नहीं पाया था पूरा, और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया टारगेट को। ठीक है भाई, तो आप रीड कर सकते हो, इस स्कीम के अंदर 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी 1 करोड़ घरों को। और इसमें इन्वेस्टमेंट लग रही है करीब करीब सरकार की 75,000 करोड़ की। अर्बन लोकल बॉडीज को इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर वो अपने आगे अपने पूरे जितना भी उनके इलाके में एरिया आता है वहां पे वो रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगवाते हैं, तो उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है रूफटॉप सोलर स्कीम को लाने के लिए। ठीक है, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने 1 करोड़ घर को, ताकि 60% हमारे जो चीजें हैं ना उनको हम कवर कर सके। तो ये एक काफी बेहतरीन स्कीम सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, इसको रट के जाना, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारी अगली स्कीम, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को स्मार्ट बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने का देखो यार हर जगह पे ये बच्चे समझते हैं मतलब कि स्मार्ट बन गया इसका मतलब वहां पे वाईफाई लगा दिया इंटरनेट आ गया। ऐसा नहीं है। देखो स्मार्ट का सिर्फ एक ही मतलब नहीं है कि वहां पर आपने वाईफाई लगा दिया डिजिटल कर दिया। देखो स्मार्ट का मतलब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब ये वाली जो स्कीम है ना, ये ग्राम पंचायतों के लिए स्मार्ट बनाने में हो रही है कि भाई वहां पे बुनियादी सेवाएं जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी यही है, जिसमें पीएम वानी सर्विसेज को सारी ग्राम पंचायत में, बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय बहुत न्यूज में चल रहा है क्योंकि बेगूसराय कल की ही एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे भारत में, भारत क्या पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं इसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो निकाला गया है, इंडेक्स भी नहीं, पूरा 2023 का एयर पॉल्यूशन किस जगह पर कितना ज्यादा रहा है, तो आपको यहाँ पे जान के हैरानी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री वर्ल्ड की बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, और थर्ड नंबर पे इंडिया है, फोर्थ नंबर पे तजाकिस्तान है। ठीक है, ये है टॉप 4 कंट्रीज जो टॉप मोस्ट एयर पॉल्यूटेड रही हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं टॉप मोस्ट एयर पॉल्यूटेड में सिटीज की बात करूं, तो सिटीज में भारत पीछे नहीं है। सिटीज में बांग्लादेश की सिटी नहीं है, ना ही पाकिस्तान की है। इंडिया की टॉप है बेगूसराय। वेयर इज बेगूसराय? बिहार। सबसे पॉल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड की इज बेगूसराय, इंडिया, बिहार। सेकंड टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ये भी भारत की है, और तीसरी भारत की राजधानी दिल्ली है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद फिर लाहौर आती है, लाहौर भी यहाँ पर टॉप मोस्ट में इंक्लूड की जाती है। तो ये बेगूसराय से मुझे ये कल का एक इंफॉर्मेशन याद आई। सो ये आप लोगों ने पढ़ी तो होगी, बहुत वायरल हुई थी कि भाई दिल्ली जो है भारत की राजधानी यहाँ पर ऐसे ऐसे है। काफी वायरल हुई थी, वायरल होनी भी चाहिए थोड़ा, इसके ऊपर सरकार काम भी करे फिर अगर ये चीजें आएंगी तो। फिर इसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि भाई बेगूसराय बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पर ग्राम पंचायत में वाईफाई लगवाया जाए। ठीक है, मैं वैसे नहीं बताया कि डिस्ट्रिक्ट में वाईफाई होगा, डिस्ट्रिक्ट में वाईफाई तो बहुत सी जगह पे है, ग्राम पंचायतों में वाईफाई लगना वो थोड़ा सा एक बड़ा स्टेप है। तो बिहार में ये चीज सबसे पहली बार मतलब बिहार में पहली बार ये चीज हो रही है, मतलब और स्टेट्स में हो चुका है ये चीज, बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है, बिहार में जो है बेगूसराय में। बेगूसराय काफी चीजों के लिए न्यूज में है, तो उसको याद रखना, ये वाला एक फैक्ट जो अभी बताया वो वाला फैक्ट। तो इस तरीके से जो ग्राम पंचायत है उनको रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है, रूरल इंडिया में डिजिटल एम्पावरमेंट लेके आ रही है, डिजिटल लिटरेसी लेके आ रही है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आ रही है। तो उसमें यही है कि वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो बढ़ाए जाएंगे। पीएम वानी स्कीम थी इसीलिए, पीएम वानी स्कीम जो है उसका काम ही यही था कि वाईफाई एक्सेसिबल होना चाहिए नेटवर्क सबको। तो ये इसका टारगेट तो वैसे बहुत था कि भाई हम करेंगे, पर वो ये कि टारगेट के बाहर ही जाती है इंडिया की चीजें, टाइमलाइन पे तो कभी पूरी नहीं हुई। तो उसी के लिए एक नया इसमें प्रोजेक्ट जोड़ दिया गया ग्राम पंचायत को रिवॉल्यूशनाइज करने का। मेंस का क्वेश्चन भी यही है, और आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हम डिजिटल इंडिया को रूरल एरियाज में प्रमोट करते हैं तो रूरल इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली ये वाली चीज हमारी जीडीपी को कैसे इम्पैक्ट करेगी, डेवलपमेंट की राह के ऊपर ये आपको एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर आंसर लिखना है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करिएगा, ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लर्न करनी है सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ इसके ऊपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इन सबको कंप्लीट करो। बाकी सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन के करंट अफेयर, और जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो डेली फॉलो कर रहे हो एससीएस के मेन चैनल पे जाके वीकली करंट अफेयर्स
प्लेसेस इन न्यूज ये भी फॉलो करो, ताकि आपके करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस पूरी हो जाए। पूरा का पूरा वहां पे रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो उसको जब मर्जी देख करके अपने करंट अफेयर्स की तैयारी और बढ़िया कर सकते हो। यहाँ तो कर ही रहे हो, पर और भी तो चीजें हैं ना, तो वो भी वहां जाकर के आप फॉलो अप कर सकते हो। तो ये करिएगा भाई, अपने पूरा कंप्लीट करिएगा इस तरीके से। बाकी मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।